आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड की तश्कील की सिल्वर जुबली तकरीबात में की शिरकत। 8,140 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 62 करोड़ रुपए किए जारी। बिहार में दूसरे मरहले की 122 सीटों के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम हुई खत्म। अमित शाह ने सहसराम, राजनाथ सिंह ने गया में और योगी आदित्यनाथ ने अररिया में की इंतखाबी रैलियां। ग्रैंड अलायंस के कई रहनुमा भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला के सदर जोआओ लोरेंसो के साथ दो तरफा बातचीत, ज़राअत, तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन पर तबादले ख्याल। SIR के ऐलान के बाद मगरबी बंगाल में दरअंदाज खौफ में मुब्तला बांग्लादेश हो रहे हैं फरार। रियासत के कई इलाकों से बड़ी मिकदार में हथियार और बम हुए बरामद। और गुजरात ATS को बड़ी कामयाबी, ISIS के 3 दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। तीनों दहशतगर्द मुल्क में दहशतगर्दी के बड़े हमले की कर रहे थे साजिश। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के क़याम की 25वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा तक़रीबात में शिरकत की। सिल्वर जुबली तक़रीबात का इनेकाद देहरादून में किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक यादगारी डाक टिकट जारी किया। उन्होंने कॉफ़ी टेबल बुक, शानदार माजी, मजबूत हाल, सुनहरा मुस्तक़बिल का इजरा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यौम तासीस की मुबारकबाद दी। उन्होंने रियासत के लिए लड़ने और कुर्बानियाँ देने वालों को ख़राज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत उत्तराखंड की तरक्की से मुताल्लिक़ 8,140 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। जिन प्रोजेक्टों का वज़ीर-ए-आज़म ने संग बुनियाद रखा उनमें नैनीताल में सोंग बांध पीने के पानी का प्रोजेक्ट, जमरानी बांध कसीर मकसदी प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट रियासत के पीने के पानी, आबपाशी और बिजली की पैदावार में ताउन देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने तकनीकी तालीम, तवानाई, शहरी तरक्की, खेल और हुनर की तरक्की समेत कई अहम शोबों में मंसूबों का आगाज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज उत्तराखंड में सियाहत, सकाफत और मकामी मसनूआत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपए की इमदादी रकम जारी की। उन्होंने कहा कि जब रियासत कायम हुई तो बजट 4,000 करोड़ रुपए था, लेकिन आज ये 1 लाख करोड़ रुपए है। इसलिए रियासत को चाहिए कि वह आइंदा 25 साल के लिए अहदाफ तय करे और तरक्की की तरफ बढ़े। उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। अब सवाल ये है कि अगले 25 वर्षों में हम उत्तराखंड को किस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें ये पता होगा हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। साथियों, उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि रियासत की तरक्की में बहुत सी रुकावटें आईं, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने बड़ी महारत के साथ उन रुकावटों का मुकाबला किया। उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां
समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड सिल्वर जुबली तकरीबात के दौरान मुनक़िदा एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये नुमाइश रियासत की तरक्की के सफ़र की कहानी बयान करती है। इस नुमाइश में उत्तराखंड के फ़न और सकाफ़त की झलक भी दिखाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राअत और बागबानी इख्तियारात, खुद इमदादी ग्रुप, एडवेंचर स्पोर्ट्स और डेजिग्नेशन वेडिंग जैसे शोबों से वाबस्ता कारोबारियों और मकामी बाशिंदों से बातचीत की। शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ अपने तजुर्बात मुश्तरक किए। लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि वो लोग कैसे मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तराखंड के बाशिंदों को सियाहत, डेस्टिनेशन वेडिंग और स्टार्टअप जैसे शोबों में इख्तिरा करने की तरगीब दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज अंगोला के सदर जोआओ लोरेंको के साथ दो तरफ़ा बातचीत की। दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राअत, तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन पर मुआहदे हुए। भारत का अफ्रीका के साथ एक विशिष्ट और ऐतिहासिक संबंध है। हम इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के ढांचे के अंतर्गत सभी अफ्रीकी देशों, विशेषकर अंगोला के साथ साझेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है। हम आगामी IAFS समिट के आयोजन की प्रक्रिया में है और उसमें अंगोला की सहभागिता की आशा करते हैं। भारत अफ्रीका में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के आपके प्रयासों की सराहना करता है। भारत सदैव संवाद और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की तशहीरी मुहिम आज शाम 5 बजे ख़त्म हो गई। अब उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से उन्हें वोट देने की अपील करेंगे। इस मरहले में मंगल को 20 अजला की 122 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि पहले मरहले में रियासत की 121 नशस्तों के लिए 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। दूसरे मरहले में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 3.7 करोड़ से ज़्यादा वोटर करेंगे। इस मरहले में मगरबी और मशरक़ी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सोपोर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया, नवासा ज़िले में 122 असेंबली हलकों में वोटिंग होगी। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने बिहार के सहसराम में एक अवामी रैली से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि बिहार के अवाम कभी भी जंगल राज को इक़्तिदार में वापस नहीं आने देंगे। अमित शाह ने अपोजिशन पर भी हमला करते हुए कहा कि राहुल और तेजस्वी की पद यात्रा का मकसद दरअंदाजों की हिफाजत करना था। क्या आप ऐसी हुकूमत देखना चाहेंगे जो दरअंदाजों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करे? NDA ने बिहार इंतखाबात की मुहिम के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन बिहार का दौरा किया। गया में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, आपको फैसला करना है कि आने वाले सालों में बिहार को एक तरक्की याफ्ता रियासत बनाना है या फिर उसे जंगल राज की तरफ ले जाना है। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी बिहार के मगरबी चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने एक रोड शो में हिस्सा लिया और बगहा से NDA उम्मीदवार राम सिंह की हिमायत में वोट देने की अपील की।
बीजेपी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बिहार के अररिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। महागठबंधन को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा वो लोग जिन्होंने बिहार के नौजवानों के लिए शनाख्त का बहरान पैदा किया था वो अब बड़े ऐलानात कर रहे हैं। दागदार माजी वालों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में मधुबनी की 10 असेंबली सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछले इंतखाबात में एनडीए ने 10 में से 8 सीटें जीती थीं, जबकि आरजेडी के पास 2 सीटें थीं। इस बार मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। हमारे सीनियर नामनिगार शैलेन मिश्र ने इस इंतखाबी मुहिम के दौरान दुनिया भर में अपनी मिथिला पेंटिंग्स के लिए मशहूर है मधुबनी में अवामी मसाइल को समझने की कोशिश की। बिहार के चुनावी सफर में अब हम पहुंचे हैं मधुबनी। मधुबनी की चर्चा होते ही देश और दुनिया में मधुबनी पेंटिंग की चर्चा हो ही जाती है और इस वक्त हम एक दुकान पे मौजूद हैं जहां बहुत सारी मधुबनी पेंटिंग लगी हुई है। हम यहां जानने की कोशिश करेंगे मधुबनी शहर में कि आखिर जनता के बीच क्या मुद्दे हैं। मधुबनी के आसपास बहुत कुछ बदलाव हुआ। मेन मुद्दा है, पहले मेन मुद्दा पे बात किया जाए कि मुद्दा क्या है। देखिए, मेन मुद्दा है पलायन। पलायन को कम से कम रोका जाए, मतलब कि जितने आप मजदूर जा रहे हैं बाहर के लोग, मतलब कि उसको कम किया जाए। यहाँ पे रोजगार का समस्या है, उसको कम किया जाए। मधुबनी जब आप 10-15 साल पहले देखते थे और अब देखते हैं तो कितना बदलाव? बहुत बदलाव लग रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव लग रहा है। क्या जैसे सड़क उड़क है, पहले कहीं जाने के लिए बहुत समय लगता था, आज के डेट में कहीं जाने के लिए समय नहीं लगता। अच्छा खासा रोड बन चुका है, शिक्षित बढ़ चुका है। बदलाव तो हुआ है। अब कहाँ जंगल राज है, जंगल राज तो पहले था और अभी के समय में बहुत कुछ सुधरा है। रोड, सड़क, बिजली, पानी सब की व्यवस्था हो चुका है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बदलाव हुआ है। नीतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस 20 साल में, लेकिन फिर भी एक जो होता है कि पलायन का समस्या उसको कम से कम किया जाए। मैंने सुना है कि अपने पापा लोग से, अपने अंकल लोग से कि जब आरजेडी की सरकार थी तो उस टाइम फुल टाइम मतलब हर जगह जंगल राज दिख रहा था। दिस दैट कि कहीं भी किसी भी लेडीज़ को अगवा कर लिया जाता था, कहीं भी लूट पाटी आम बात, कॉमन था। बट आज आप भी ये नोटिस करते हो कि कहीं भी आप अगर आप 10 बजे निकलो रात को, 11 बजे निकलो रात को, तो लड़कियां मतलब फ्रीली मूव करती है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, सुरक्षित है। चुनावी सफर में मधुबनी में सिर्फ इतना ही। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, बिहार। कांग्रेस सरमाई इजलास में हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही है। इस पर बीजेपी लीडर परवीन खंडेवाल ने कहा कि कांग्रेस के इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस सिर्फ आवाम का पैसा ज़ाया करना चाहती है और सेशन चलने नहीं देना चाहती। पिछले 2 सत्रों में हमने देखा है कि किस तरह से जनता के पैसे की बर्बादी कांग्रेस ने की है। संसद का सत्र चलने नहीं दिया गया, तख्तियां लेकर के नारेबाजी करके पूरे सत्र को बिगाड़ दिया। अब उनसे इतना ही अनुरोध है, कम से कम इस बार इस शीतकालीन सत्र को चलने दें तो जनता के जुड़े बहुत से मुद्दों पर हम सार्थक और पर्याप्त चर्चा संसद में कर सकेंगे। एसआईआर के आगाज के 7 दिनों के अंदर मगरबी बंगाल के गैर कानूनी बांग्लादेशियों के रियासत छोड़ने की तस्वीर मुसलसल सामने आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर इतवार को न्यू टाउन के इको पार्क के गेट नंबर 6 पर सामने आई, जहां एक तरफ बांग्लादेशी गिरफ्तार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में भारी मकदार में बॉम्ब और हथियार बरामद हुए हैं। शुमाली 24 परगना जिला कौंसिल के तृणमूल कांग्रेस के रुकन मोहम्मद आफ्ताबुद्दीन बताते हैं कि एसआईआर शुरू होने से पहले बहुत से बांग्लादेशी वहां रहते थे। अब तमाम कच्ची बस्तियों को ताले लगे हुए हैं। दूसरी तरफ मगरबी बंगाल में बीजेपी एसआईआर से मुताल्लिक ममता बनर्जी के मौक़िफ़ का सबब उन पर हमलावर है। मरकजी वजीर मजमदार ने ममता बनर्जी पर एसआईआर पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि अगर ममता बनर्जी को कोई परेशानी है तो वो इलेक्शन कमीशन या अदालत से रुजू करे। Chief Minister is doing the petty politics, that I can say. TMC is trying to create a narrative to stop the SIR. The thing is that SIR is done by Election Commission of India
If you have any objection, you should proceed to the Election Commission of India and you can go to the court. Our demand is special provision because Bengal is a special state. During the partition, it has been bifurcated into two parts. So special provision should be there for the refugees because they have applied for the CAA. गुजरात एटीएस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के सिलसिले में सख्त चौकसी के दरमियान एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक ये तीनों दहशतगर्द मुल्क में किसी बड़े दहशतगर्दाना हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ये कामयाबी गुजरात एटीएस टीम, टेक्निकी निगरानी और ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से हासिल की गई। जराये के मुताबिक इन दहशतगर्दों का नेटवर्क मुल्क की कई रियासतों में फैला हुआ है। तहकीकाती एजेंसियां अब ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि ये दहशतगर्द मुल्क में कहां-कहां हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। भारत और मलेशिया ने कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं जिनसे दो तरफा ताउन को नई रफ्तार मिली है। इन मुआहदों के तहत आईआईटी मद्रास ग्लोबल और एएसआईएम ने सेमीकंडक्टर स्किल्स प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी ऑफ सेलेनगोर के साथ तालीमी तबादला शुरू किया। एनएसआईसी इंडिया और एसएमई कॉरपोरेशन मलेशिया ने कारोबारी तरक्की और कारोबारी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया है। इसके अलावा CCRH इंडिया और साइबर जिया यूनिवर्सिटी के दरमियान होम्योपैथी की तालीम में ताउन से मुताल्लिक़ एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इन मुआहदों से भारत और मलेशिया के दरमियान तालीम, टेक्नोलॉजी और सनत साजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क के कौमी तराना गाने से गुरेज का मामला जोर पकड़ गया है। बर्क का ख्याल है कि कौमी तराने वंदे मातरम के कुछ अल्फाज उनके मजहब के खिलाफ हैं, इसलिए वो उसे नहीं गा सकते। बर्क का ये भी कहना है कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं लेकिन उसकी इबादत करें ये मंजूर नहीं। कि मेरे दादा मोहतरम बर्क साहब ने हमेशा से मुखालफत की है और कभी उसको नहीं गाया और न ही मैं गाता हूँ। मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ और मैं इस चीज़ से कोई मेरी देशभक्ति पर उंगली नहीं उठा सकता। रही बात जनगण मनगण हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब की प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है। क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने सऊदी अरब के मेयर इंजीनियर अब्दुल्ला बिन खमीस अज़ैदी से मुलाकात की। मरकजी वज़ीर ने मीटिंग की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। मुलाकात के दौरान भारत और सऊदी अरब के दरमियान गहरे ताल्लुकात, बाहिमी ताउन और दोस्ती के मौक़े पर तबादला ख्याल किया गया। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने इतवार को पणजी के मीरामार बीच पर मुनक़िदा आयरन मैन 70.3 मुकाबले को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या और पार्टी लीडर अन्नामलाई समेत 31 ममालिक के 1300 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने कहा, गोवा जैसी छोटी रियासत में इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद बहुत बड़ी बात है। वज़ीर आला ने आयरन मैन 70.3 के इनेकाद की तारीफ की और कहा कि वो इसे कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने कहा कि ये फ़ख्र की बात है और ये गोवा की बढ़ती हुई साख का सबूत है कि अब ये रियासत फलाह बहबूद, खेलों और सरगर्म तर्ज ज़िंदगी के लिए एक अहम मकाम के तौर पर जानी जाती है। It gives me great pride to welcome you to the state of Goa. Along with me, here are all the dignitaries who are organizers of the Ironman 70.3. So congratulations for the Ironman for adding the sports in the states. Now the states is known for the sun, sand, sea and another is in sports. This year almost more than the 33 countries is participating this event, and now the Goa has known the globally. In the last 5 years, more than the 68 countries participant had come
specially for this event of the Ironman. और गैर मुल्की खबरों में चीनी एयरलाइन चाइना ईस्टर्न ने आज से दिल्ली शंघाई परवाजें शुरू की हैं। कुछ दिन पहले इंडिगो ने कोलकाता से ग्वांगझू के लिए परवाजें शुरू की थीं। दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 5 साल के वक्फे के बाद फ्लाइट सर्विस दोबारा शुरू हुई है। चाइना ईस्टर्न की फ़्लाइट दिल्ली से रात 8 बजे रवाना होगी और पीर की सुबह शंघाई पहुंचेगी। ये शंघाई से दोबारा दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी और शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेगी। अमेरिकी एयरलाइंस ने हुकूमत की तरफ से परवाज़ों में कमी के दूसरे दिन 1460 परवाज़ें मनसूख कर दी। इसके अलावा एटलांटा, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और न्यूयॉर्क समेत 12 बड़े शहरों के लिए हज़ारों परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं, जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह अमेरिका में शटडाउन की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की अदम मौजूदगी बताई जाती है, जिससे 37 एयरपोर्ट्स के टावर्स और दीगर मराकज़ मुतासर हुए हैं। इससे कबल FAA ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेफ्टी खदशात की वजह से एयरलाइंस को जुमे से 40 बड़े हवाई अड्डों पर रोज़ाना की परवाज़ों में 4% कमी करने की हिदायत दी थी। फिलिपाइन में समुद्री तूफान कालमैगी के बाद एक और समुद्री तूफान फिंगवोंग मुल्क के मशरक़ी साहिल की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री तूफान कालमैगी की वजह से 204 अफराद की मौत और हज़ारों को बेघर होना पड़ा है। इस नए तूफान के तड़के साहिल पर पहुंचने से पहले एक शदीद तूफान में तब्दील होने का खदशा है। तूफान के बाइस समंदर में 5 मीटर ऊंची लहरें उठने का खदशा है। तूफान के असरात के बाइस मशरक़ी सूबों में शदीद बारिशें शुरू हो गई हैं, जबकि 140 से 170 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं दारुल हुकूमत मनीला को मुतासिर कर सकती हैं। साहिली और नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म दिया गया है। रूस के जरिए किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन के 3 इलाकों में 10 अफराद की मौत हो गई और अहम तवानाई की बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इत्तलात के मुताबिक इन हमलों में 28 अफराद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 450 से ज़्यादा ड्रोन और 45 मिसाइल दागे हैं। यूक्रेन की फ़ौज ने इत्तला दी है कि फ़ज़ा, ज़मीन और समंदर से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों ने अहम मकामात को निशाना बनाया। दरियासना रूसी वजारत दिफा ने कहा कि उसके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने यूक्रेनी फ़ौज की तरफ से फायर किए गए 2 गाइडेड हवाई बम और 178 बगैर पायलट के हवाई गाड़ियों को मार गिराया है। और खेल की खबरों में भारत ने आलमी शूटिंग चैंपियनशिप में ज़बरदस्त शुरुआत की है। भारतीय फ़ौज के तजुर्बेकार शूटर रविंदर सिंह ने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में तलाई तमगा जीत लिया है। मिस्र में चैंपियनशिप के पहले ही दिन रविंदर ने कमलजीत और योगेश कुमार के साथ मिलकर उसी जुमरे में भारत के लिए टीम सिल्वर मेडल भी जीता। 2 बार के ओलंपियन एलाविनिल वालारून ने खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। फिडे आलमी कप 2025 में एक बड़ा उलटफेर हुआ। आलमी चैंपियन डी गुगेश तीसरे राउंड में बाहर हो गए। तहम 4 भारतीय खिलाड़ी आर प्रगनानंद, अर्जुन एरिगेसी, पी हरिकृष्ण और प्रणव चौथे राउंड में पहुंच गए। 3 भारतीय टाई ब्रेक तक पहुंच गए। विदित गुजराती, कार्तिक वेंकटरमन और GM नारायण ने दोनों गेम्स ड्रॉ किए। अब वो आज टाई ब्रेक खेलेंगे। और खबरनामे को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। आदाब।